वेल तो हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्टांजा को स्टडी करते हैं, राइट। टू लाइट एंड इवनिंग बेल। ये टू लाइट क्या होता है एक्चुअली, जब आप आप कह सकते हैं कि फ्यू मोमेंट्स आफ्टर सन सेटिंग, या कुछ समय जो सनसेट के बाद का होता है, या आप कह सकते हैं कि जब डे का एंड हो रहा होता है और नाइट का स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय को हम ट्यूलाइट कहते हैं। हल्की सी रोशनी होती है, तो टू लाइट एंड इवनिंग बेल, राइट। एंड आफ्टर दैट डार्क। तो जो यहाँ पे स्पीकर हैं या जो पोएट हैं वो जो टू लाइट है उसे अप्रोचिंग ऑफ डेथ से कंपेयर करते हैं या सिंबलाइज करते हैं, है ना। जैसे कि अंधेरा होने यानी डार्क होने के पहले हल्की सी रोशनी होती है, मतलब टू लाइट का समय होता है, वैसे ही डेथ के पहले का समय मतलब एक नॉर्मल लाइफ में जो माना गया है वो ओल्ड एज की हम बात करते हैं कि भाई ओल्ड एज एक तरह का आपका जो है टू लाइट की तरीके से है, राइट। एंड आफ्टर दैट डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ। जो लाइफ का एक अल्टीमेट ट्रूथ है वो डेथ है, राइट। तो जो पोएट है ना वो कहते हैं डार्कनेस विल फॉलो द टू लाइट, मीन्स टू लाइट के बाद डार्कनेस को आना ही आना है, राइट। सो डेथ इज श्योर, राइट, जस्ट आफ्टर द ओल्ड एज। सो नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द डार्कनेस एंड डार्कनेस इज डेथ। तो डार्कनेस क्या है? डेथ है, और जो आपका टू लाइट है वो आपकी ओल्ड एज है, या कह सकते हैं कि आप अप्रोचिंग ऑफ डेथ है। Okay. So when he starts his journey, he does not want to see any sad parting scenes, and may there be no sadness of farewell. क्या कहते हैं? सैडनेस ऑफ फेयरवेल, मतलब विदाई के समय, मतलब कोई भी सैडनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी रोते चिल्लाता हुआ नहीं दिखना चाहिए, राइट। वो चाहते हैं कि जब वो उनकी डेथ हो उस समय वो हैप्पी हो करके, मतलब सैड ना हो कि नहीं उनकी डेथ होने वाली है, क्योंकि वो अगली जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, राइट। उनका मतलब मानना है कि जो सोल है वो बॉडी को चेंज करती है, सोल की तो डेथ होती नहीं है, राइट। तो एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। तो वो कहते हैं कि कोई भी क्राइंग या विदाई का, वीपिंग का सैड सीन नहीं होना चाहिए, राइट। सो आप कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो है ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, राइट। वो अपनी डेथ के समय हैप्पी रहना चाहते हैं, राइट, राइट। ओके। एंड ही डज नॉट वांट हिमसेल्फ एंड अदर्स टू बी अनहैप्पी। वो ना स्वयं को और ना किसी और को चाहते हैं कि उनके डेथ पर कोई अनहैप्पी हो। व्हेन आई इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब है कि जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें आफ्टर डेथ, या डेथ के समय, जैसे डेथ होती है, होने वाली होती है, जर्नी स्टार्ट करने का समय होता है, तो राइट। सो एक्चुअली he does not consider death okay is very bad or cruel. वो समझते हैं कि डेथ इज़ ए फैक्ट ना, जो एक आपका डेथ है वो एक मीडिया है या मीडियम है जिसके थ्रू वो नेक्स्ट वर्ल्ड में पहुंचते हैं, राइट। तो उनका मानना है कि वो अपने सोर्स के पास, अपने मेकर के पास, गॉड के पास पहुंचते हैं,
डेथ के बाद। तो क्या है कि डेथ का वेलकम होना चाहिए चीयरफुली, राइट। उसको बहुत क्रूल नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ऐसा पोएट का कहना है यहाँ पे, राइट। तो अब हम फोर्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। फार दाउ फ्रॉम आउट अवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखिए जो हमारा वर्ड है, हम इसको फिनिट वर्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें में लिमिटेशन है टाइम का और प्लेस का, राइट। तो बाउंड्री है आपका, और यहाँ पे लिमिटेशन है टाइम और प्लेस का। सो फॉर दाउ फ्रॉम आउट अवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो सी है वो उन्हें ले जाएगा इस फिनिट वर्ड से, है ना, जिसकी लिमिटेशन है टाइम और प्लेस के हिसाब से। वो कहाँ ले जाएगी जो डेथ है, वो से टू द डेस्टिनेशन, राइट। द फ्लड में बेयर मी फार। तो जो फ्लड है यहाँ पे सी का सेंस है, वाटर का सेंस है। मे बेयर मी फार का मतलब डिस्टेंस, दूर ले जाएगी उन्हें। I hope to see my pilot face to face, right? तो कहते हैं कि when he मतलब he says that after crossing the sandbar, right, जो बैरियर है उसको क्रॉस करने के बाद he will see his pilot, वो अपने पायलट से मिलेंगे। अब पायलट क्या है, यहाँ पे जो पायलट है वो सिंबलाइज किया गया है गॉड के लिए। जैसे कि पायलट शिप को गाइड करता है, राइट, वैसे ही गॉड लाइफ एंड डेथ के थ्रू मैन को गाइड करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन द पोएट हैज़ क्रॉस्ड द बाउंड्री, राइट, व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार, राइट। तो व्हेन द पोएट हैज़ क्रॉस्ड the boundary that divides this life from the next world, he hopes to see God face to face. He calls God his pilot, since God guides man through life and death, right। तो क्या होता है कि वो पायलट से कंपेयर करते हैं, और क्योंकि जैसे पायलट वेसल को गाइड करते हैं वैसे मैन को गॉड गाइड करते हैं। तो वो कहते हैं कि आफ्टर डेथ जो सोल है, जो किसी भी डेड पर्सन की सोल है या उनकी है, वो गॉड से मिलेगी, राइट, और वो उसका चार्ज ले लेंगे, और वैसे ले लेंगे जैसे कि एक पायलट होता है, एक वेसल को आगे ले जाता है और उसे गाइड करता है। इस तरीके से जो यहाँ पर आपका एक एक्सप्लेनेशन एंड एलाबोरेशन था वो हुआ स्टांजास का, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि जो विक्टोरियन एज था उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, राइट, बिकॉज ऑफ साइंस एंड रिलीजन, क्योंकि उस समय बहुत सारा फास्ट चेंजिंग वर्ड था। तो और उसमें डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी थी, तो लोगों का जो फेथ है वो डिक्रीज़ हो रहा था, राइट। मतलब रिलीजन से वो थोड़ा सा दूर हट रहे थे, गॉड से दूर हट रहे थे। तो उस समय की बात है। तो इसमें वो बहुत कुछ लोगों के लिए मैसेज देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये डेथ हमारा लास्ट नहीं है, राइट, एक तरह का गेटवे है, इसके थ्रू हम फिर से उसी सोर्स में पहुंचते हैं जहां से आए हैं। तो कुल मिलाकर के उस वो ट्रेडिशनल फेथ को या जो एक बिलीफ है उस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से अपनी बात कहते हैं थ्रू दिस पोएम क्रॉसिंग द बार। चलिए अब हम इसमें थीम की बात कर लेते हैं और पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं या लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। तो थीम्स तो कई हो सकती हैं किसी भी पोएम या लेसन में, इसमें भी हैं, इसके अलावा भी और भी थीम हो सकती हैं। तो इसमें जो हम पहले बात करते हैं कि जो थीम की बात आती है वो आती है डेथ एंड एक्सेप्टेंस की।
तो डेथ एंड इट्स एक्सेप्टेंस आर द मेजर सब्जेक्ट कंसिडर्ड इन दिस पोएम। द पोएट टॉक्स अबाउट हिज लूमिंग डेथ, है ना। तो इसमें जो आपका डेथ है और डेथ को एक्सेप्ट कर लेना हैप्पीली, ये आपका एक तरह का थीम हो सकता है, राइट। क्योंकि पोएट हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं डेथ का, इससे घबराते नहीं, सैड नहीं होते हैं, राइट। और वो कहते हैं वो हैप्पीली जो है डाई होना चाहते हैं। तो इन दिस वे ही सेज दैट वी मस्ट नॉट फियर डेथ एज इट इज़ एन अल्टीमेट रियलिटी। So every human has to cross over the next world. Therefore, we must not be sad about our departure and accept it unflinchingly, right? तो हमें घबराना नहीं चाहिए डेथ से, हमें, right? At the end of the poem, the speaker hopes to meet the pilot, क्योंकि वो कहते हैं कि इसके बाद गॉड से मिलने का चांस बनता है, जो कि मेकर हैं, राइट। तो जो आपके पोएट हैं, स्पीकर हैं, वो हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। तो डेथ एंड एक्सेप्टेंस आपका एक थीम हो सकता है। ओके, दूसरा अगला है, हम टाइम की बात करते हैं। एक टाइम भी एक थीम हो सकती है इस पोएम की। फेथ इन गॉड भी हो सकता है आपका एक थीम, अगर हम बात करें तो, राइट। तो करेज भी हो सकता है, लाइफ बियॉन्ड डेथ भी हो सकती है, इस तरीके से है। तो खैर, हम टाइम की बात करते हैं। तो द पोएट थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स wants the reader to understand that time is an important factor in life, right? तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, बर्थ होती है, फिर बॉयहुड होता है, यंग एज होती है, ओल्ड एज होती है, फिर डेथ होती है। ओके, सो व्हेन द टाइम फॉर डेथ अप्रोचेज वी मस्ट मेक पीस विद द फैक्ट। होता ये है कि जब डेथ का टाइम आता है, हम घबराने लगते हैं, बहुत चिंतित होने लगते हैं, राइट। तो वहाँ पोएट कहते हैं कि ये भी एक सर्टेनिटी है, ये भी एक पार्ट है लाइफ का। द पोएम आल्सो इम्प्लाइज दैट एवरी हैपनिंग इन आवर लाइफ इज ओके बाय टाइम। सो देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ़ वी आर डीलिंग विद बैड टाइम्स नाउ, आवर गुड टाइम्स विल इवेंचुअली कम। तो इस तरीके से हमने बात की अभी थीम की। अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की या पोएटिक डिवाइसेस की। इसमें किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। जैसे आप हिंदी में अलंकार वगैरह पढ़ते हैं आप, राइट, जो कि किसी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इसमें देखिए एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। एलिट्रेशन में आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, राइट, है ना। तो जैसे इसमें आप देखते हैं क्लियर, कॉल फॉर मी, तो आप देखेंगे क्लियर है, सी यानी का साउंड आया है 2 बार। सी आपका फिगर ऑफ स्पीच है, वो है आपका मेटाफर। तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, लेकिन वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं करते हैं ना। तो क्रॉसिंग द बार इज मेटाफर ऑफ डेथ, राइट। पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं तो, है ना, पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं कि इसमें हम किसी नॉन लिविंग या किसी अन एनिमल को हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो सैंड बार को पर्सोनिफाई करते हैं। वो कहते हैं सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स एस्लीप, ही पर्सोनिफाइज द टाइड एज इफ इट कैन स्लीप लाइक ह्यूमंस। तो वो टाइड को ऐसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं जैसे कि वो सो सकता है ह्यूमन की तरीके से। इमेजरी का भी यूज़ हुआ है। इमेजरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस, जैसे कि सनसेट एंड इवनिंग स्टार, राइट, सीम्स एस्लीप। तो इस तरीके से आपका एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी का यूज किया गया है पोएम में। ओके, राइट, सो द नाउ इन दिस वे योर पोएम इज़ ओवर। थैंक्स।